निकोलो मैकियावेली, वह व्यक्ति जिसने दुनिया को शक्ति का पाठ पढ़ाया। इन शब्दों ने इतिहास बदल दिया। ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति के थे जिसने कभी किसी राज्य पर शासन नहीं किया, कभी किसी विशाल सेना का नेतृत्व नहीं किया, और फिर भी अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों को सलाह दी। उसे एक प्रतिभाशाली, एक देशभक्त, एक खलनायक और यहाँ तक कि शैतान का सचिव भी कहा गया। लेकिन असली निकोलो मैकियावेली कौन थे? फ्लोरेंस के एक जिज्ञासु लड़के से लेकर उस दिमाग तक जिसने हमेशा के लिए राजनीतिक शक्ति को आकार दिया। फ्लोरेंस में एक लड़का निकोलो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को हुआ था। धन या शक्ति में नहीं, बल्कि विचारों से समृद्ध परिवार में। उनके पिता बर्नार्डो एक वकील थे, जिनकी सबसे बड़ी दौलत सोना या जमीन नहीं, बल्कि उनकी अलमारियों में रखी किताबें थीं। उनकी मां बार्टोलोमिया, वे शांत परंतु सशक्त थीं। उनका विश्वास उनके हर कदम का मार्गदर्शन करता था। फ्लोरेंस जीवंत था, सिर्फ रंगों और संगीत से नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा और खतरे से भी। यह नवजागरण की धड़कन था, जहां सुंदरता और विश्वासघात एक ही मेज पर बैठ सकते थे। एक पल आप कला और मित्रता के संग होते हैं, अगले ही पल ईर्ष्या और प्रतिशोध की लपटों में झुलसते हैं। पहला पन्ना पढ़ते ही निकोलो सम्मोहित सा हो गया, न सिर्फ युद्धों और राजाओं से, बल्कि उन शक्तियों से भी जो उन्हें प्रेरित करती थीं, महत्वाकांक्षा, वफादारी और भय। उसने रोमन दुनिया में अपने दरवाजे के बाहर फ्लोरेंस की प्रतिध्वनियां देखीं। बचपन में ही निकोलो समझ गया था, फ्लोरेंस सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक शतरंज की बिसात थी। और हर आदमी, सबसे विनम्र व्यापारी से लेकर सबसे शक्तिशाली शासक तक, इस खेल का एक मोहरा था। सत्ता की ओर पहला कदम। यही वह क्षण था जिसका फ्लोरेंस में हर कोई इंतजार कर रहा था। लेकिन केवल कुछ ही लोग इसके साथ उठ खड़े हुए, और उनमें से एक था निकोलो मैकियावेली नाम का एक 29 वर्षीय क्लर्क। ज्यादातर लोगों के लिए यह सत्ता में एक और बदलाव था। उसके लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। उन्होंने उसे फ्लोरेंस का दूसरा चांसलर बनाया, एक ऐसी भूमिका जिसने उसे राजाओं के दरबारों, पोपों के कक्षों और यूरोपीय सत्ता संघर्षों के केंद्र में पहुंचा दिया। उसने वहां जो देखा, ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में कभी फुसफुसाहट भी नहीं सुन पाते। वह उन निर्णायक लोगों के संग खड़ा था जिनकी मर्जी सूर्योदय पर युद्ध की घोषणा और सूर्यास्त पर संधि कर सकती थी। लेकिन एक मुलाकात उसके ज़हन में हमेशा के लिए बस गई। सेजारे बोर्गिया, एक नाम जो स्वयं महत्वाकांक्षा का पर्याय था। निर्दयी, आकर्षक, निडर, वह उस तरह का नेता था जो सुबह ताज पहन सकता था और फिर भी रात होने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने का समय निकाल लेता था। और मैकियावेली, उसने ध्यान से देखा, यह जानते हुए कि बोर्गिया में वह शासन के प्राणतंतु को अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन बोर्गिया ने जो सबक सिखाए, उनकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, एक ऐसी कीमत जिसकी मैकियावेली ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक नए फ्लोरेंस का दर्शन। फ्लोरेंस ने हमेशा विदेशी सैनिकों को काम पर रखा था, वे लोग जो वफादारी के लिए नहीं, बल्कि सोने के लिए लड़ते थे। मैकियावेली ने खतरा देखा। एक शहर की आज़ादी उन लोगों के हाथों में कैसे रह सकती है जो उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देंगे। उसने कुछ अलग सपना देखा, एक ऐसा फ्लोरेंस जिसकी रक्षा उसके अपने बेटे कर रहे हों। दिन ब दिन उन्होंने अपना विजन गढ़ा। सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि वेतन से नहीं, बल्कि गर्व से बंधी मांस और रक्त की एक दीवार। एक नागरिक मिलिशिया, ऐसे लोग जो ठेकों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवारों, अपने घरों, अपने फ्लोरेंस के लिए लड़ेंगे। मैकियावेली ने कहा, जब खतरा आएगा तो फ्लोरेंस और उसके दुश्मनों के बीच कोई विदेशी नहीं खड़ा होगा। आप होंगे। आप, उसके बेटे, उसकी ढाल, उसकी ताकत।
यह काम कर रहा था। गणतंत्र पिछले कई वर्षों की तुलना में ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा स्वतंत्र था। लेकिन राजनीति में इतनी तेज उन्नति हमेशा नहीं रहती, और मैकियावेली के लिए वह जितना ऊंचा चढ़ता उतना ही नीचे गिरता। पतन। गणतंत्र का सपना एक ही सुबह चकनाचूर हो गया। स्पेनिश मजबूती के बल पर मेडिसी एक बार फिर सत्ता में आ गए, और उनके साथ ही सफाई अभियान भी शुरू हो गया। वह देशद्रोही नहीं था, लेकिन सच्चाई का कोई महत्व नहीं था। गणतंत्र के प्रति उसकी सेवा ही उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थी। बेड़ियों में जकड़ा, अपमानित, उसे फ्लोरेंस की जेल के पत्थर के पेट में फेंक दिया गया। कहते हैं दर्द इंसान को बोलने पर मजबूर कर देता है। मैकियावेली ने सब कुछ सहा, रस्सी, मार, पीट, लेकिन कभी कोई कबूलनामा नहीं हुआ। जब आखिरकार उसे जाने दिया गया तो उसे आजादी नहीं बल्कि देश निकाला दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो राजनीति में जीता और सांस लेता था, देश निकाला सिर्फ एक सजा नहीं था, यह आत्मा की मृत्यु थी। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ हिल रहा था। अगर वह अब फ्लोरेंस की सेवा नहीं कर सकता तो वह इतिहास की सेवा करेगा। और हाथ में एक कलम लेकर उसने वह काम शुरू किया जिसने उसके नाम को अमर कर दिया। राजकुमार। उन्होंने सत्ता के गलियारे खो दिए थे, लेकिन उसकी भूख नहीं। निर्वासन में पद से वंचित निकोलो मैकियावेली ने एक नया अभियान शुरू किया, सेनाओं से नहीं बल्कि शब्दों से। और 1513 में उन शब्दों ने एक ऐसी किताब का रूप धारण किया जिसने सदियों तक नेतृत्व की नींव हिला दी, राजकुमार। यह सपने देखने वालों के लिए कोई किताब नहीं थी, यह जीवित बचे लोगों के लिए एक मैनुअल थी। उन्होंने तर्क दिया कि शक्ति का मतलब दयालुता या नैतिकता नहीं है। यह स्थिरता, नियंत्रण और दूसरों के हिचकिचाने पर भी कार्य करने की इच्छा शक्ति है। प्रेम चंचल होता है, भय भरोसेमंद होता है। उनके शब्द अडिग थे। अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से डरना बेहतर है। साध्य साधन को सही ठहराते हैं। मनुष्य दो मुख्य आवेगों से प्रेरित होते हैं, या तो प्रेम से या भय से। ये सत्य थे जो शासक निजी तौर पर फुसफुसाते थे, लेकिन मैकियावेली ने उन्हें जोर से कहने का साहस किया। कुछ लोगों के लिए वह एक खतरनाक दिमाग था, नैतिकता को भ्रष्ट करने वाला। दूसरों के लिए वह एकमात्र व्यक्ति था जो नेताओं को उनकी वास्तविकता बताने को तैयार था। और द प्रिंस तो बस शुरुआत थी। लिवी पर अपने प्रवचनों में मैकियावेली ने एक और पहलू उजागर किया, एक देशभक्त जो गणराज्यों, नागरिक कर्तव्य और एकजुट नागरिकों की शक्ति को महत्व देता था। राजनीति में उसे चुप करा दिया गया था, लेकिन अपनी कलम से मैकियावेली ने खुद को अनदेखा करना असंभव बना दिया। और राजाओं के पतन और गणराज्यों के बिखरने के बहुत समय बाद भी उसके शब्द अभी भी शक्ति प्रदान करते थे। अंतिम वर्ष उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि से फ्लोरेंस के लिए संघर्ष किया था। और हालांकि उन्होंने राजनीति के मंच पर लौटने की कोशिश की, लेकिन मेडिसी ने कभी पूरी तरह से दरवाजा नहीं खोला। फिर भी निकोलो मैकियावेली वही रहे जो वे हमेशा से थे, एक पर्यवेक्षक, एक रणनीतिकार, मानव स्वभाव के एक छात्र। फिर 1527 में शहर एक बार फिर भड़क उठा। मेडिसी को निष्कासित कर दिया गया। गणतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, वही उद्देश्य जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यही वह जीत थी जिसका उन्हें दशकों से इंतजार था। लेकिन भाग्य कभी दयालु नहीं होता। कुछ ही हफ्तों बाद बीमारी ने हमला किया, और जिस व्यक्ति ने दुनिया को सत्ता का हुनर सिखाया था, उसने अंतिम सांस ली। वह गणतंत्र को कभी फलते फूलते नहीं देख पाएगा। निकोलो मैकियावेली ने न सेनाएं छोड़ी, न दौलत, न राजगद्दी। सिर्फ शब्द, ऐसे शब्द जो राजाओं से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे, साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक टिके रहे,
और आज भी सत्ता चाहने वालों के कानों में अपनी सच्चाई फुसफुसाते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। निष्कर्ष और विरासत। 5 शताब्दियों बाद भी उनका नाम सत्ता के गलियारों में विचरण करता है। मैकियावेलियन एक ऐसा शब्द जो अब चालाकी, रणनीति और निर्मम महत्वाकांक्षा का पर्याय बन गया है। लेकिन वह व्यक्ति स्वयं एक लेबल से कहीं बढ़कर था। वह एक देशभक्त थे जिन्हें अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपने शहर से प्यार था। एक विचारक जिन्होंने सत्ता के स्वरूप के बारे में झूठ बोलने से इनकार कर दिया। और एक लेखक जिन्होंने वह कहने का साहस किया जिससे दूसरे डरते थे कि नेतृत्व आदर्शों का नहीं बल्कि अस्तित्व का खेल है। निकोलो मैकियावेली। उन्होंने कभी सेना की कमान नहीं संभाली, कभी ताज नहीं पहना, फिर भी उन्होंने राजाओं, सेनापतियों और राष्ट्रपतियों को सिखाया कि अपना ताज कैसे संभालें। उनके शब्द साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक टिके रहे। उनके विचार सदियों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे। और इतिहास की बिसात पर वह हमेशा वह खिलाड़ी रहेंगे जिसने पूरा खेल देखा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ड्रीम चेस टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।